हेलो क्लास। पिछली क्लास में हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखे थे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स। ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखे थे, एक जनरल फार्मूला डिराइव किया गया था जिससे हमको पता चले कि अगर कोई दो फोर्स कोप्लेनर है, यानी अगर कोई दो फोर्स एक प्लेन में ही एक्ट कर रहा है किसी भी एंगल से, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा और वो फोर्स के किसी भी फोर्स से वो कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग एक जनरल फार्मूला डिराइव किया गया था जिसपे हम लोग आज एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, और देखेंगे कि वो फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है किसी भी न्यूमेरिकल पे। ठीक है, तो हम लोग पिछली क्लास में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स में हम लोग क्या इक्वेशन ड्राइव किया गया था, रिजल्टेंट इक्वल्स टू, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, और एंगल का क्या था, अल्फा, जो रिजल्टेंट का एंगल बनेगा वो क्या था, tan इनवर्स, या ऐसे लिखें tan अल्फा इक्वल्स टू q साइन थीटा अपॉन p, चल रहा है, p प्लस q कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या डिराइव किया गया था, एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस में हम लोग एक जनरल फार्मूला डिराइव किया गया था जिसमें हमको क्या मिलता है कि अगर किसी भी प्लेन में अगर दो फोर्स लग रहे हैं, तो उन दो फोर्स की वजह से किसी भी प्लेन में अगर किसी पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो किसी भी फोर्स के लाइन से किस एंगल पे उसका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे R जो है वो रिजल्टेंट बता रहा है कि रिजल्टेंट कितना है। ठीक है, PQ बता रहा है कि कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, थीटा एंगल बता रहा है कि P और Q के बीच में कितना एंगल बना हुआ है, और tan अल्फा बता रहा है कि P फोर्स से अल्फा एंगल जो रिजल्टेंट बना रहा है वो कितने एंगल पे है। ठीक है, तो यहाँ से हमको रिजल्टेंट का एंगल भी पता चल जाएगा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा कि वो कितने मैग्नीट्यूड से ये फोर्स रिजल्टेंट लग रहा है। ठीक है, तो हमको ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं। इस अप्लाई करने के तरीके को देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन है, टू लोकोमोटिव्स ऑफ अपोजिट बैंक्स ऑफ कैनाल पुल ए वेसल, ठीक, मूविंग पैरेलल टू द बैंक बाय मीन ऑफ टू horizontal ropes. The tension in these ropes have been measured to be 20 kilonewton and 24 kilonewton, while the angle between them is 60 degree. ठीक है, जो डाटा इसमें दिया गया है वो क्या कह रहा है कि दो लोकोमोटिव्स हैं, दोनों एक कैनाल के बैंक से मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक लोकोमोटिव, ठीक है, दो लोकोमोटिव्स है। मान लेते हैं कि एक लोकोमोटिव्स ए है जो यहाँ से मूव कर रहा है, और दूसरा लोकोमोटिव्स ये है जो भी दूसरे बैंक से मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक लोकोमोटिव जो है ए को 1 कर देते हैं और बी को 2 करते हैं। ठीक है, दो लोकोमोटिव्स कैनाल के दोनों बैंक से मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, वो किसी रोप से कैनाल के बैंक से मूव कर रहे हैं पैरेलल, और
दोनों जो है वो किसी एक वेसल को पुल कर रहे हैं, ठीक है। जब वो मूव कर रहे हैं तो रोप से कनेक्टेड, ठीक है, क्या कर रहे हैं कि किसी वेसल को पुल कर रहे हैं, ठीक। हॉरिजॉन्टल रोप जो है वो इन दोनों को पुल कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में जो रोप जो है, इन दोनों का जो टेंशन है वो एक में 20 किलो न्यूटन है और दूसरे में 24 किलो न्यूटन है, ठीक है। एक में 20 किलो न्यूटन है और दूसरे में 24 किलो न्यूटन है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो हमको पता क्या करना है कि रिजल्टेंट जो है, फाइंड द रिजल्टेंट पुल ऑन द वेसल एंड द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द रोप एंड द साइड ऑफ द कैनाल, ठीक है। हमको क्या पता करना है कि जब ये दोनों लोकोमोटिव जो है वो एक वेसल को पुल कर रहे हैं, तो एक जो है वो एक के रोप में कितना आ रहा है, मान लेते हैं कि Q ये है और P ये है, ठीक है। Q में जो है वो 20 किलो न्यूटन का जो है वो टेंशन आ रहा है, ठीक है, और P में जो है वो 24 किलो न्यूटन का टेंशन आ रहा है, ठीक है। जब इसको पुल किया जा रहा है तो इन दोनों में इतना टेंशन आ रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि इन दोनों रोप के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। जो इन दोनों के बीच में, रोप के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। सबसे पहला चीज क्या है कि दोनों रोप के बीच में टेंशन जो है वो 20 और 24 किलो न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। और पूछ रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, और रोप का क्या पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन ईच ऑफ द रोप एंड द साइड ऑफ द कैनाल, ठीक है। इससे कैनाल और रोप के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, ठीक है। तो यही चीज हमको सॉल्व करना है। मान लेते हैं कि ये एक रिजल्टेंट फोर्स, इसके वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आर ये आ रहा है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट आर है वो पी से कुछ अल्फा एंगल पे लाई कर रहा है, ठीक है। और बीटा से, सॉरी, रिजल्टेंट जो है वो क्यू से कुछ बीटा एंगल पे लाई कर रहा है। हमको पता है कि जब ये दो फोर्स जो है, जो दो कैनाल जो है वो पैरेलल हैं, तो अगर इनके बीच का एंगल अल्फा और बीटा है तो क्या होगा, अल्टरनेट एंगल का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है। और अगर ये बीटा है तो अल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से देखें तो ये एंगल भी बीटा होगा। तो अगर हम अल्फा और बीटा पता कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो रोप है वो बैंक से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करके रिजल्टेंट और एंगल कैसे पता करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो एक फिगर हम बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही इसका क्वेश्चन का यही एक फिगर बन रहा है, ठीक।
अब हम इसको सॉल्व करें तो हमको पता है कि पी क्यू और कॉस थीटा का वैल्यू हमको इस फिगर से पता चल जा रहा है कि पी जो है वो 20 किलो न्यूटन है, ठीक है, क्यू जो है वो 24 किलो न्यूटन है, ठीक है, और थीटा जो हमको पता चल रहा है इन दोनों फोर्स के पी और क्यू के फोर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो वो कितना है 60 डिग्री है। तो अब कुछ नहीं करना है, इस डाटा को इस फॉर्मूले में हमको पुट करके डायरेक्ट रिजल्टेंट का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वल्स टू क्या रखें, रूट अंडर पी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 2pq, 2p कितना है 20, q कितना है 24, ठीक है, cos थीटा कितना है 60, cos 60, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि बस इसको सॉल्व करके हमको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा कि उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, ठीक है। 2 इंटू 20 इंटू 24 कॉस 60 का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। तो क्या है 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 इंटू 24 इंटू कॉस 60, कॉस 60 कितना आ रहा है इसका वैल्यू 480, ठीक है। कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम देखें तो वैल्यू कितना आ रहा है, r इक्वल्स टू, इन सबको ऐड करें तो क्या होगा 480 प्लस 576 प्लस 400, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है रूट अंडर 1456, ठीक है। तो अब इसका रूट अंडर करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट अंडर 1456, तो हमको क्या मिल रहा है रिजल्टेंट इक्वल टू r इक्वल टू 38.157 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हमको क्या पता चल रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो कितना आ रहा है 38.157 किलो न्यूटन, ठीक है। यानी ये जो फोर्स आर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 38.157 किलो न्यूटन, ठीक। अब हमको जब ये पता चल गया कि रिजल्टेंट कितना है, अब हमको क्या जानना है कि ये जो रिजल्टेंट है वो किसी भी फोर्स से P से या Q से कितने एंगल पे ये बन रहा है, ठीक है। ये अप्लाई कितने एंगल पे हो रहा है, उसका डायरेक्शन कितने पे है, ये अगर पता चल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये बैंक से कितने एंगल पे ये अप्लाई हो रहा है, लग रहा है, ठीक है। तो अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, अब हमको इस फॉर्मूले पे रख के, इस फॉर्मूले से तो हमको क्या पता चल गया मैग्नीट्यूड पता चल गया कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है। अब हमको क्या करना है कि tan अल्फा से हमको पता चल जाएगा कि इसका एंगल कितना है, ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा
tan अल्फा इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा। क्यू कितना है? P को हमने माना है 20 किलो न्यूटन और Q को हमने माना है 24 किलो न्यूटन, और जहाँ पे थीटा का वैल्यू हमने 60 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? Q साइन 60। तो Q साइन 60 की जगह क्या लिखेंगे? 24 साइन 60 डिवाइडेड बाई P 20, P का वैल्यू 20 है, प्लस Q cos 60। Q कितना है? 24 cos 60। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो हमको tan अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। tan अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा? साइन 60 का वैल्यू कितना है? साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम लोग देखें तो क्या मिलेगा? साइन 60 इंटू 24, यह है कितना? 20.784। ठीक है, डिवाइडेड बाई cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 24, ये 12 हो जाएगा, और 12 और 20 32। ठीक है, तो हमको यहां से मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 20.784 डिवाइडेड बाई 32। इसकी वैल्यू कितनी आई? 0.6492। ठीक है, तो हमको अल्फा का वैल्यू यहां से पता चल जाएगा कितना? अल्फा इक्वल्स टू कितना हुआ? ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू कितना हुआ? 27 डिग्री। 27 डिग्री। ठीक है, जब अल्फा पता चल गया ये कितना है 27 डिग्री, तो 60 माइनस 27 कर देंगे, हमको बीटा का एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, तो जब अल्फा का एंगल हमको पता चल गया है वो 27 डिग्री है, तो बीटा का एंगल अगर हमको पता करना है, क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या करें? 60 माइनस अल्फा 27, तो बीटा का एंगल हमको पता चल जाएगा वो कितना होगा? 33 डिग्री। ठीक है, यानी अल्फा अगर 27 है तो बीटा जो है वो 33 डिग्री है। अब हमको क्या जानना है? जब हमको अल्फा बीटा पता चल गया और जो बैंक का कैनाल का जो बैंक का साइड है ये 1, इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, तो ये दोनों जब पैरेलल है, तो जब दो लाइन पैरेलल होती है और कोई एक लाइन इसको कट कर रहा है तो हमको क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल से हम बता सकते हैं कि अगर ये बीटा एंगल है तो ये एंगल भी बीटा ही होगा। ठीक, सिमिलरली अगर ये एंगल अल्फा है तो अगर ये साइड पैरेलल है और ये साइड पैरेलल है तो ये जो लाइन कट करेगा ये एंगल जो होगा वो अल्फा होगा। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि बैंक 1 से जो रोप है वो 27 डिग्री एंगल पे नहीं, 33 डिग्री एंगल पे लाई कर रहा है, और बैंक 2 जो है वो रोप से कितना
27 डिग्री एंगल पे लाई कर। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या क्या पता चल रहा है, जब ये फॉर्मूला यूज किए तो हमको पता चल रहा है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना है 38.157। ठीक है, उसके बाद जब हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता करने के लिए या एंगल पता करने के लिए, तो हमको क्या मिलता है कि अल्फा जो है वो 27 डिग्री से है, यानी Q से जो रिजल्टेंट है वो 27 डिग्री एंगल पे लग रहा है। ठीक है, और बीटा 33 डिग्री, यानी जो रिजल्टेंट है वो P4 से 33 डिग्री एंगल पे लग रहा है। तो जब हमको एंगल पता चल गया और हम पैरेलल लाइन का जो थ्योरम है, जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसको यूज करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि अल्टरनेट एंगल जो है, अगर कोई दो लाइन पैरेलल गुजरती हैं और एक कोई लाइन उसको कट करता है, तो क्या होता है कि जो उसके इंटीरियर एंगल होते हैं वो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अगर बीटा एंगल ये 33 डिग्री है तो ये एंगल भी बीटा 33 डिग्री ही होगा, और ये एंगल अल्फा 27 डिग्री है तो इसका दूसरा साइड जो अल्टरनेट एंगल होगा वो 27 डिग्री ही होगा। ठीक है, एक चीज और इसमें बताना है कि ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये कोप्लेनर फोर्स के लिए है। कोई दो ही फोर्स हो जो एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हो तभी ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर दो से ज्यादा फोर्स अगर लग रहा है किसी भी प्लेन में, अगर दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे, पहला चीज। दूसरा, अगर दो फोर्स लग रहे हैं लेकिन वो कोप्लेनर नहीं है तब भी ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसको कोप्लेनर बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के लिमिटेशंस क्या हैं कि दो फोर्स से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए और वो दोनों फोर्स जो हैं वो किसी एक प्लेन में लाई होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं उसके बाद। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी फॉर्मूले से एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद उसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स the magnitude of two forces is such that when acting at right angle produce a resultant force of root under 20, and when acting at 60 degree produce a resultant equals to root under 28. Work out the magnitude of the two forces. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि दो फोर्स है, ठीक है, दो फोर्स है, वो दोनों फोर्स जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं, ठीक है। तो जब वो 90 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं तो उन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो 20 यूनिट है, रूट अंडर 20 यूनिट रिजल्टेंट मिल रहा है हमको। लेकिन अगर वही फोर्स 60 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं, ठीक है, अब एंगल चेंज हो गया, 90 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो रूट अंडर 28 डिग्री आ रहा है, सॉरी रूट अंडर 28 यूनिट आ रहा है, ठीक है। हमको क्या पता करना है कि उन दोनों फोर्स का एक्चुअल में मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। यहाँ पे हमको सिर्फ दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है कि उन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो फोर्स हैं, ठीक है, दो फोर्स हैं, उन दोनों का मैग्नीट्यूड हमको पता करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको देखते हैं। दो फोर्स हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं। तो जब वो 90 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं दो फोर्स, ठीक है, दो फोर्स 90 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रूट अंडर 20 यूनिट है, ठीक है। लेकिन जब उसको 60 डिग्री पे लगाया जा रहा है, वही दो फोर्स अगर 60 डिग्री एंगल पे लगाया जा रहा है तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 28 यूनिट आ रहा है, रूट अंडर 28 यूनिट आ रहा है। हमको पता करना है कि उन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में देखते हैं क्या दिया है। दो फोर्स है, एक फोर्स मान लेते हैं P और दूसरा फोर्स मान लेते हैं Q, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो है वो राइट एंगल है, ठीक, और इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है, जो रिजल्टेंट आ रहा है उसकी वैल्यू जो है वो रूट अंडर 20 है, ठीक है। तो हमको पता करना है कि P फोर्स कितना है उसका मैग्नीट्यूड और Q फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, पहला चीज। दूसरा क्या कर रहा है कि यही दो फोर्स हम क्या कर रहे हैं कि इनके बीच का एंगल जो है वो चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों P और Q फोर्स के बीच का जो एंगल है वो चेंज हो गया, पहले 90 था अब 60 हो गया। तो हमको पता करना है कि जो रिजल्टेंट है वो, अच्छा, जो रिजल्टेंट है वो उसका वैल्यू कितना है 28, रूट अंडर 28 यूनिट, ठीक है। हमको क्या पता करना है कि P और Q का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन का मतलब इतना है कि P और Q फोर्स है, वो दोनों 90 डिग्री एंगल पे हैं, और जब ये दोनों 90 डिग्री एंगल पे हैं तो रिजल्टेंट जो है वो 20, रूट अंडर 20 यूनिट है, ठीक। और जब वही P और Q फोर्स इनके बीच का एंगल हम 60 डिग्री कर दे रहे हैं तो रिजल्टेंट का वैल्यू जो है वो आ रहा है रूट अंडर 28, ठीक है। हमको क्या पता करना है कि P और Q का एक्चुअल में मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? पैरेललोग्राम थ्योरम इसमें भी लगेगा। फॉर्मूला क्या है? R इक्वल्स टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। या तो फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको स्क्वायर कर दे डायरेक्ट, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। R स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, तो क्या मिला? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमको यहाँ जानकारी होना जरूरी है, कॉस 90 का वैल्यू है 0, ठीक है, और कॉस 60 का वैल्यू जो है वो है 1/2। हमको इन सब चीज इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में हम सारी चीज़ों को यूज करेंगे। कॉस 90 का वैल्यू 0 है और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है। फॉर्मूला ये है पैरेललोग्राम मेथड से, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस से, ठीक है। इसको हम क्या किए कि दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो आर की जगह आर स्क्वायर हो गया और ये रूट अंडर गायब हो गया है, ठीक है। देखते हैं अब सबसे पहला केस देखते हैं।
ठीक है, सबसे पहला केस ये है, इसमें क्या है कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, 2pq cos 90, और हमको पता है कि cos 90 का वैल्यू 0 है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, और r की वैल्यू यहाँ पे रूट अंडर 20 है, तो जब r स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू 20 है रूट अंडर, तो हम क्या करेंगे कि जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 20 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस मान लेते हैं ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, यही फॉर्मूला सेम लगेगा यहाँ पे भी, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस, क्या है, यहाँ पे एंगल 60 है, ये 90 डिग्री था, यहाँ पे क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो हमको पता है 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, r की जगह क्या रखेंगे, रूट अंडर 28, जो कि r स्क्वायर जब होगा तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और cos 60 का वैल्यू 1/2, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 अगर रखते हैं, cos 60 का वैल्यू अगर 1/2 रखते हैं, ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस पी क्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, हमको क्या मिल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 का वैल्यू जो है अगर इक्वेशन 2 में हम पुट कर दें, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है 20, वो अगर हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह पुट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, हम क्या कर रहे हैं कि पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, 28 इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की जगह हम डायरेक्ट 20 लिख दें, 20 प्लस पी क्यू, है ना, तो यहां से पी क्यू का वैल्यू क्या आएगा, 28 माइनस 20, तो पी क्यू की वैल्यू आएगी कितनी, 8। ठीक, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसी जगह से, ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं कि P इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई Q, या Q इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई P, लिख सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को, इसका और इसका वैल्यू जो है अगर इक्वेशन 2 में हम पुट करके देखते हैं तो हमको P और Q की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ठीक, जब P Q इक्वल्स टू 8 है तो हम क्या लिख सकते हैं,
Q को डिवाइड में कर दिए तो क्या होगा, P इक्वल्स टू 8/Q हो गया, और अगर P को डिवाइड में कर दिए तो Q इक्वल्स टू 8/P हो गया। ठीक है, अब इसी को या तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करके देखें तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा जो या तो सिर्फ P में होगा या तो सिर्फ Q में होगा। ठीक है, तो जब हम पुट करके देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वहां से P या Q की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब एक वैल्यू मिल जाएगी तो दूसरा वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि Q का वैल्यू जो है वो यहां से उठा के इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, 20 इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, Q का वैल्यू जो है वो यहां से उठा के इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, 20 इक्वल्स टू P स्क्वायर और Q स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, प्लस 8/P का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको, 20 इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस 64/P स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, 20P टू द पावर 4 प्लस 64/P स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करें तो एक इक्वेशन में अगर के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे हम, P टू द पावर 4 प्लस 64 माइनस 20P स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करके अब देखें, ठीक है, पावर क्या है, 4 है। ठीक है, पावर जो है वो इसका 4 है, तो इसको हम सॉल्व करके अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको, P टू द पावर 4 माइनस 20P स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करें कि इसको स्प्लिट करें तो क्या लिखेंगे, P टू द पावर 4 माइनस 64 माइनस 16P स्क्वायर माइनस 4P स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको स्प्लिट किए हैं 16P स्क्वायर और 4P स्क्वायर में। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करें, P स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या मिलेगा, P स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, P स्क्वायर माइनस 16, और इसमें हम क्या करें, -4 कॉमन ले लें, -4 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, P स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, P स्क्वायर -4 और P स्क्वायर -16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से एक P का वैल्यू कितना आएगा, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसके आगे। ठीक है, इसको और हम और सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं P प्लस 2 P माइनस 2 P माइनस 4 P प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसको इक्वल्स टू के इधर ले जाएं तो P का वैल्यू -2 आएगा, +2 आएगा, +4 आएगा और -4 आएगा। ठीक है, तो इससे हमको P का वैल्यू जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, और हमको पता है क्या
कि P का वैल्यू जो है वो कभी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम क्या मिलेगा, P का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, -2 आएगा और -4 आएगा। ठीक है, माइनस जो है वो हमको कंसीडर नहीं करना क्योंकि P का वैल्यू जो है वो कभी माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, तो जब P इक्वल्स टू या तो 2 होगा या तो 4 होगा। तो अगर P इक्वल्स टू, अगर हम 2 रखें, हमको क्या मिला था इक्वेशन क्या था, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 20 था। ठीक है, और अगर P का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, इक्वेशन 1 था ये। ठीक है, और अगर P का वैल्यू 2 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 4 प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 20। तो Q का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 16 रूट अंडर, तो Q का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 4। ठीक है, और वहीं अगर हम P इक्वल्स टू 2 रख के सॉल्व किए, अब अगर वहीं P इक्वल्स टू 4 रख के सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, P स्क्वायर की जगह 16 प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू आएगा 4 और Q की वैल्यू आएगा कितना, 2। ठीक है, तो हमको क्या मिला कि अगर P का वैल्यू 2 रखते हैं, अगर हम P का वैल्यू 2 रखेंगे तो Q का वैल्यू 4 आएगा, और अगर P का वैल्यू 4 रखते हैं तो Q का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम अब फिगर फिर से बनाएं, अगर हम फिगर एक बार फिर से एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, ठीक है, अगर ये P है, ये Q है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है और जो रिजल्टेंट है वो रूट अंडर 20 है, तो P का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो Q का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, और अगर P का वैल्यू 4 रखते हैं तो Q का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, और इसी को अगर दूसरे कंडीशन में रख के देखा जाए तो क्या होगा, ये P है, ये Q है। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल था वो कितना था, 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर यहाँ पे P का वैल्यू 2 होगा तो Q का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, और अगर P का वैल्यू यहाँ पे 4 रख देते हैं तो Q का वैल्यू कितना आएगा, 2। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर एक वैल्यू 2 हो गया तो दूसरा वैल्यू 4 होगा। अगर कि P का वैल्यू 2 है तो Q का वैल्यू 4 होगा पहले कंडीशन में, वही कंडीशन सेम हर जगह अप्लाई करें। ठीक है, तो हमको क्या पता चल रहा है, P और Q का वैल्यू हमको पता करना था, तो वो क्या हमको मिल गया कि P इक्वल्स टू 2 है तो Q इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, और अगर P इक्वल्स टू 4 होगा तो Q इक्वल्स टू 2 होगा। ये कंडीशन बन के आ गई। ठीक है, ये कुछ 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन या फिर फोर्स रिजोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।